नमस्कार मित्रों, जैसा कि आपको परिचित है, उत्तरांचल उत्थान परिषद जो चित परिचित और जाना पहचाना नाम है और जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उत्तरांचल की माटी से जुड़ा ये नाम उत्तरांचल उत्थान परिषद आज हमारे बीच है। उत्तरांचल उत्थान परिषद के प्रदेश महामंत्री राम प्रकाश जी। और उत्तरांचल उत्थान परिषद का जो नारा है, मेरा गांव मेरा तीर्थ, चलो गांव की ओर। और तीसरा नारा है, ग्राम के विकास से देश का विकास है। जो इसके नारे झलकाते हैं उससे प्रतीत स्वयं में हो जाता है कि उत्तरांचल उत्थान परिषद का कार्य क्या होगा और उसका क्या दृष्टिगोचर होगा। तो सीधे बात करते हैं राम प्रकाश जी से। नमस्कार राम प्रकाश जी। नमस्कार जोशी जी। भाई साहब, सर्वप्रथम बताइए, जो हमारा उत्तरांचल उत्थान परिषद है, इसकी स्थापना कब हुई? उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना सन 1988 में अल्मोड़ा में हुई थी और उसके जो संस्थापक प्रमुख सदस्य थे स्वर्गीय सोवन सिंह जीना जी, डॉक्टर नित्यानंद जी, डॉक्टर ललिता प्रसाद गैरोला जी आदि ऐसे 11 लगभग ऐसे महान विभूतियां थी जिन्होंने सन 1988 में इस संगठन की स्थापना की थी। आता है कि इसकी जो स्थापना हुई, इसकी प्रथम बैठक अल्मोड़ा में हुई। क्या ये सत्य है? हाँ, ये बिल्कुल सत्य है। पहली बैठक 30-31 जुलाई सन 1988 ये अल्मोड़ा में इस संगठन की पहली स्थापना हुई और उसी की पहली बैठक वहां पर हुई। और मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि शुरुआत में उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना का उद्देश्य एक अलग से राज्य के आंदोलन को संचालन करने का था और इसी उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन बाद में क्योंकि राज्य स्थापना का आंदोलन एक राजनीतिक आंदोलन था और इसके लिए एक बृहद स्तर के अभियान की आवश्यकता थी, इसलिए उत्तरांचल उत्थान परिषद को फिर इस कार्य से अलग करते हुए उसको केवल ग्राम विकास और सेवा कार्यों के संचालन का दायित्व दिया गया। और आपको मैं ये बता दूं कि ये जो उत्तरांचल उत्थान परिषद है मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से चलने वाला ग्राम विकास का संगठन है। तो जब इसको ये कार्य मिला तो फिर राजनीतिक जो आंदोलन था, जो राज्य की प्राप्ति का आंदोलन था, उसके लिए अलग से एक संगठन बना। उसका नाम था उत्तरांचल प्रदेश संघर्ष समिति और उस संस्था के द्वारा संचालित अभियान का हम सुपरिणाम कह सकते हैं कि हमको और 9 नवंबर 2000 को राज्य की प्राप्ति हो गई थी। तो ये उत्तरांचल उत्थान परिषद मूलतः ग्राम विकास से जुड़ा हुआ संगठन है और ये तब से लेकर सन 88 से लेकर और आज तक पूरे और प्रदेश के अंदर और कुछ मामलों में पूरे देश के अंदर ये अपने रचनात्मक सेवा कार्यों के माध्यम से उत्तराखंड की सेवा कर रहा है। सर, जैसा कि विदित है कि उत्तरांचल उत्थान परिषद के नाम है और यहाँ सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि हमारे जो इस उत्थान परिषद का जो उद्देश्य है उसको थोड़ा विस्तृत रूप में बताएं। देखिए, हम सबका सौभाग्य है कि हम सब लोगों ने देवभूमि उत्तराखंड में जन्म लिया और इसका वर्णन सभी हमारे धर्मशास्त्रों में, इतिहास पुराणों में भी प्राप्त है। अस्तुतरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा पूर्वापर तोय निधि वगाई स्थित पृथिव्याम मानदंड, ऐसे कालिदास जी ने भी और इसका वर्णन किया है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि हम देवभूमि के रहने वाले हैं, लेकिन इस देवभूमि के निवासी और यह जो हिमालय का जो क्षेत्र, पवित्र क्षेत्र है, यह बहुत ही विषम भौगोलिक परिस्थिति वाला क्षेत्र रहा है। इसकी तुलना देश के अन्य राज्यों से नहीं की जा सकती है। यहाँ का जनजीवन अत्यंत कठिनाई से युक्त है, यहाँ की समस्याएं अलग प्रकार की थी। तो इसलिए उत्तरांचल उत्थान परिषद ने इस पर विचार किया कि इस क्षेत्र की जो विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति है, उन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर यहाँ कुछ विकास की योजनाएं बनाई जानी चाहिए। और हमारा जो ये जो काम का जो स्वरूप था वो ये था कि ये प्राचीन समय से ही हिमालय का जो जनजीवन था बड़ा स्वावलंबी था, स्वाभिमानी था। यहाँ के लोग बड़े परिश्रमी थे, पुरुषार्थी थे। लेकिन बीच का ऐसा एक समय आया कि हमारी जो
निष्ठाएं कह सकते हैं या हमारा जो चिंतन था वो राज्याश्रयी हो गया। राज्याश्रयी का तात्पर्य मतलब गवर्नमेंट पर, सरकारों पर निर्भरता का युग आया बीच में, और हर कार्य के लिए सरकार की तरफ ताकने की प्रवृत्ति के कारण से उत्तराखंड राज्य बन भी गया। उसके बावजूद भी जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोगों ने राज्य बनाया था उस उद्देश्य की पूर्ति दिखाई नहीं पड़ी। इसलिए पूरा जो समाज था वो अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति न होते हुए देख करके लोगों ने पलायन का मार्ग अपनाया, लोग चले गए। अब आप इस पर इस ढंग से हम लोग विचार करें कि ये जो हमारा अतीत था, हमारा उत्तराखंड का अतीत था, वो इतना स्वावलंबी था। आप देखेंगे जो असंख्य हमारे पहाड़ के अंदर फैले हुए असंख्य सीढ़ी नुमा खेत हैं, बहुत बड़ी बड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े पुल हैं, नहरें हैं, घाट हैं, बड़े बड़े मंदिर हैं। ये सब समाज ने बनाए थे, किसी सरकारों ने नहीं बनाए थे। इतने जितने फैले हुए आज खेत दिखाई पड़ते हैं, आज जो बंजर होते हुए दिखाई पड़ते हैं, कभी हमारे पूर्वजों ने अपने और भुजाओं के बल पर अपने पुरुषार्थ से उनको बनाया था। तो ऐसा स्वावलंबी समाज था, और वो स्वावलंबी समाज धीरे धीरे सरकारों पर निर्भरता के चलते और सब कुछ छोड़ करके जो है नौकरी की तरफ और सरकारों की तरफ देखना, झांकना, और उसके बाद निराश होकर के गांव को छोड़ देना। इस परिस्थिति के कारण से और उत्तरांचल उत्थान परिषद ने सोचा कि इस समाज को जागृत किया जाए, और इस समाज की वो जो अतीत की जो का जो गौरव था, उस गौरव से इसको अवगत कराया जाए। और हम लोगों ने उत्तरांचल उत्थान परिषद के इस अभियान के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से लोगों के अंदर सहयोग, स्वावलंबन और स्वाभिमान, इस त्रिवेणी के अंतर्गत इन लोगों को जागृत करने का अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किया। जोशी जी, हम लोगों का उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्पष्ट धारणा है कि ये जो सरकारों की निर्भरता जो है हमेशा स्थायी परिवर्तन नहीं ला सकती है। सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, योजनाएं बनती हैं, बिगड़ती हैं, लेकिन समाज जब तक अपने पैरों पर खड़ा नहीं होगा, समाज जब तक ये जागृत होकर के अपने दायित्व के प्रति और एक निष्ठ नहीं होगा, तब तक हम परिवर्तन की बात नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि राज्य बनने के बाद भी लाखों की तादाद में, अब आंकड़े जो बताते हैं लगभग 32 लाख लोगों ने अपने और गांव छोड़े हैं लगभग, और 968 गांव जिनको घोस्ट विलेज कहा गया, भूतहा गांव हो गए, खाली हो गए गांव। और कई तो ऐसे गांव हैं कि उसके वहां आबादी बिल्कुल शून्य हो गई। और दूसरा आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि लगभग जो हमारे 13 जिले हैं, 13 जिलों में जो है उनमें 4 जिलों में सारा विकास केंद्रित हो गया। सब लोग, पूरी आबादी का 52% भाग उन 4 जिलों में आ गया, 48% शेष 9 जिलों में रहता है। इतना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, ऐसा चित्र हमारे सामने आ गया। हालांकि कोरोना के इस एक दौर में फिर से हमारा युवा वर्ग अपने उत्तराखंड में लौटा है। अब वो चित्र थोड़ा परिवर्तित होगा। वो जो जन शून्यता आई थी, उस जन शून्यता को थोड़ा सा विराम लगा है। शायद है कि आशा की जानी चाहिए कि जो नौजवान लौट करके आए हैं वो शायद अब फिर से इस और उत्तराखंड की इस भूमि को और बढ़िया करेंगे, इसके उन्नति के लिए प्रयास करेंगे, और फिर से जी जान से जुट करके इस क्षेत्र को की प्रगति के लिए आगे आएंगे, ऐसा मैं समझता हूँ। तो ये इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के उत्तरांचल उत्थान परिषद ने अपनी यह यात्रा प्रारंभ की थी। भाई साहब, जैसे कि विदित है कि उत्तरांचल उत्थान परिषद का पूर्व से एक कार्य बड़ा प्रमुख रहा है कि यहाँ इन्होंने पलायन को रोकने में बड़ा सहयोग और बड़ा कार्य किया हुआ है। तो इस समय जो स्थिति है, कोरोना की स्थिति में जो प्रवासी उत्तराखंडी है जो वापस आया है, अब प्रवासी उत्तराखंडी जो वापस आया उसके लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ पे? रोजगार की। क्योंकि जो बाहर आया उसने बाहर की चकाचौंध देखी है, उसके बाद वो इस क्षेत्र में आया। तो इस समय की परिप्रेक्ष्य में, इस समय की स्थिति में क्या परेशानियां हम लोगों को आएंगी और आपके लोग क्या कार्य करें? देखिए, इसको मैं 2 प्रकार से वर्णन करूंगा। एक तो हम लोगों ने जो उत्तरांचल उत्थान परिषद ने पूरे देश के अंदर जो प्रवासी समाज है जो फैला हुआ है, बड़ी मैं आंकड़े ये बताते हैं कि लगभग आधी आबादी उत्तराखंड में रहती है और इससे बड़ी आबादी जो है उत्तराखंड से बाहर रहती है। तो उत्तरांचल उत्थान परिषद ने पूर्व में ही
केंद्र में इस पलायन को रखा। अपनी समस्याओं के, हमारा जो उत्तराखंड की जो प्रमुख समस्या है, अगर आप उसका अध्ययन करेंगे तो यद्यपि उसकी एक लंबी सूची है, यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ समस्याएं हैं, भौगोलिक समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं, लेकिन वो सारी समस्याओं की जो जड़ है वो है पलायन। और पलायन को के कारण से जो लोग बाहर चले गए, उत्तरांचल उत्थान परिषद ने प्रयास किया कि ऐसे उन बाहर गए हुए लोगों को अपने से जोड़ लिया जाए। और कैसे जोड़ लिया जाए? भावनात्मक रूप से हम लोग क्या करते हैं कि वर्ष में 1-2 कार्यक्रम बाहर जाकर के, महानगरों में और विभिन्न राज्यों में जाकर के वहां पर प्रवासी पंचायतें करते रहे हैं। पिछले 2013 से हम प्रवासी पंचायतों का आयोजन कर रहे हैं। उसका ये परिणाम हम कह सकते हैं कि ये जो प्रवासी अभियान चला है, पूरे देश के अंदर चला है, उत्तराखंड में सबसे ज्यादा चला है। तो ये जो प्रवासी अभियान है, उसका परिणाम है जो हमने प्रवासी पंचायतें की, उसकी एक जनजागृति, उसका एक सुफल मानना चाहिए कि लोग बड़ी मात्रा में, लोगों को विकल्प दिखाई पड़ा कि अगर ऐसी आपदा आई है, राष्ट्रीय आपदा आई है, मानव के ऊपर अगर संकट आया, जीवन का संकट आया है, तो हम क्या करें? तो हमने कहा था, पहले लोगों के पास जाकर के हम कहते हैं कि मेरा गांव मेरा तीर्थ, चलो गांव की ओर। तो ये अभियान उनको विकल्प के रूप में दिखाई पड़ा, इसलिए उत्तराखंड के लोग, सब लोग अपने गांव की तरफ लौट आए हैं। अब जो लोग लौट आए हैं, उनको क्या क्या समस्याएं आ रखी है या उनके लिए उनको क्या करना चाहिए, तो मैं उत्तरांचल उत्थान परिषद के महामंत्री के नाते उन आए हुए अपने युवा प्रवासी उत्तराखंडियों से निवेदन करूंगा कि आप बहुत दिनों बाद लौट करके आए हैं और आपने जैसी इस माता को छोड़ा था, जिस प्रकार की इस भूमि को और असुविधाजनक और कष्टदायी परिस्थिति में छोड़ा था, आप देखेंगे कि उससे भी बदतर स्थिति में आज अपने गांव हैं। आपने देखा होगा, जो खेत आपके थे वो आज जंगल हो गए, उन खेतों में झाड़ियां हो गई हैं, जो सड़कें आपने देखी थी वो सड़कें टूट चुकी हैं, जो आपका पारंपरिक जल स्रोत था वो आज खंड विखंड हो चुका है। चारों तरफ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। तो ऐसी परिस्थिति में आप गांव आए हैं, आपका स्वागत है। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल कीजिए, अपने गांव के लोगों का स्वास्थ्य का ख्याल कीजिए, सरकार के द्वारा जारी निर्देशों का और पालन कीजिए, लेकिन एक दिन भी चैन से नहीं रहना। जैसे आप लौट के आए हैं, संकल्प लीजिए कि हम छोटे छोटे रोजगारों के लिए अपने प्रदेश से बाहर गए और वहां जाकर के हम लोग और सभी प्रकार का काम करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग बहुत ऊंचे स्तर का ही काम करते हैं, सभी प्रकार की नौकरियां करते हैं। हम लोग होटलों में काम करते हैं और अन्य जो जिस स्तर का भी काम होता हम करते हैं, लेकिन जब हम अपनी भूमि पर लौटते हैं तो फिर हम काम करने से झिझकते हैं। इसलिए क्या हो रहा है, उत्तराखंड का युवा और उत्तराखंड की जवानी और पानी, ऐसा माना जाता है कि यहाँ के काम नहीं आती और वो सब लोग पानी बह करके चला जाता है और युवा पलायन करके चला जाता है। अब हम लौट के आए हैं, कहीं नहीं जा सकते, कहाँ जाएंगे आखिर? ऐसी परिस्थिति में कभी हमारे पूर्वज भी इन्हीं परिस्थितियों में हिमालय में आए थे, उन्होंने इन गिरिकंदराओं को और काट करके यहाँ जीवन को तरासा और तलाशा था। आज फिर परिस्थिति वही आ गई कि आप लौट करके अपने गांव आए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका घर था वो भी खंडहर हो चुका है। आप किसी के घर में मेहमान बन करके बैठे हुए हैं, आप किसी सरकारी संस्था के विद्यालय के भवन में रह रहे होंगे या कहीं किसी मंदिर के अहाते में रह रहे होंगे या किसी पंचायत घर में रह रहे होंगे, लेकिन अपना घर तो टूट गया। उस घर को ठीक करना पड़ेगा, उन खेतों को पहचानना पड़ेगा, वहां की परिस्थिति के अनुसार क्या आज आवश्यकता है। हर गांव की समस्याएं भिन्न प्रकार की है और हम कई बार कहते हैं कि साहब यहाँ बड़ी बेरोजगारी है, यहाँ नौकरी नहीं है। देखिए, ये सब बातें सत्य होती हुई केवल नौकरी नहीं होंगी, सरकारी नौकरी चाहिए वो नहीं होंगी उतनी सारी जितने लोगों को चाहिए, लेकिन यहाँ सब कुछ है। चाहे नेपाल का मजदूर होगा, बिहार का मजदूर होगा, उत्तर प्रदेश का मजदूर होगा, यहाँ आता है, अच्छी कमाई करके जाता है, खूब पैसा कमा करके जाता है। हमारा नौजवान बाहर 8 और 10 हजार की नौकरी में अपनी जवानी जो है व्यर्थ गंवा रहा है। उसको चाहिए वो अपने गांव में लौट करके आया है, यहाँ पर सब्जी का काम है, फलों का काम है, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों का काम है, बहुत सारे। अब बकरी पालन का ही अभी कल जो हमारी गोष्ठी थी उसमें यही विषय आया था कि गौ पालन का विषय है, चाहे वो भेड़ बकरी का पालन का विषय, क्या नहीं है, बहुत सारे विकल्प यहाँ पर हैं। मैं उन नौजवानों से निवेदन करूंगा कि आप बहुत धैर्य पूर्वक लेकिन बिना विलंब के
तुरंत एकदम एक्टिव हो जाइए और अपने भविष्य को सजाने और संवारने का काम शुरू कर लीजिए। गांव वालों से मेरा निवेदन है। जी जी वैसे इस समय जो जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडियों की एक बड़ी समस्या रही है कि जो जी छोटे छोटे कार्य होते हैं, जैसे नाई का कार्य है, किसी मैकेनिक का कार्य है, चाहे वो राजमिस्त्री का कार्य है, आपने देखा होगा ये लोग बाहरी के लोग करते हैं, तो यहाँ के लोग उसको बिल्कुल उसको क्यों नेग्लेक्ट करते हैं? आखिर क्या कारण है? इस काम में आप देख रहे होंगे कि जो इनकी प्रतिदिन जो आय है बहुत ज्यादा आई है, 800 से 1000 रुपए पर व्यक्ति ले रहा है पर दिन का, तो यहाँ का लोग उसको क्यों नहीं स्वीकार रहे हैं? वो कार्य बाहर का आदमी आके कर रहा है, ये एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है? हमारे समाज की एक बड़ी विडंबना रही है कि शुरू से ही, क्योंकि यहाँ की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति थी, इसलिए सबका ध्यान सरकारों की निर्भरता पर और नौकरी पर ज्यादा था। और नौकरी की मानसिकता के कारण से हम लोगों ने ये हल लगाना, खेतों में काम करना या और छोटे छोटे कार्यों में हाथ बटाना, इसको अपनी एक प्रकार से और स्वाभिमान के खिलाफ समझा। और आज वो एक समस्या, क्या एक बीमारी बन गई है। तो ये भाव जब तक हम त्यागेंगे नहीं कि भाई हमको करना है, अपने घर में करना है, अपनी मिट्टी के ऊपर, अपनी भूमि के ऊपर हमको ये सब काम करने हैं, जब तक हम स्वाभिमान के साथ, संकल्प के साथ, दृढ़ता के साथ और जिद के साथ, जब तक इस उत्तराखंड के विकास के प्रति यहाँ का जन सामान्य अगर जागृत नहीं होगा, कटिबद्ध नहीं होगा, तो निश्चित रूप से ये पलायन और इसका दूसरा रूप, तीसरा रूप, अब पता नहीं क्या परिस्थितियां आती हैं फिर। लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि जैसे हमारे जो गांव के लोग हैं, वो उनके प्रति बहुत अच्छा व्यवहार नहीं है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो लोगों अभी को जो है, वर्तमान में आए हैं, हाँ हाँ, जो जो लोग प्रवासी बाहर से आए आए हैं हैं, जहाँ, हाँ, ये उनके साथ सही कोई बात है। बहुत हाँ, सहयोगात्मक नहीं उनका है। हाँ, क्यों आए, सहयोग क्यों चले सकारात्मक नहीं है। गए, हाँ, क्यों चले गए थे और अब आए हैं तो बीमारी लेकर के आए हैं। अरे भाई, कोई भी बिल्कुल, के पास ही तो आएगा, और कहाँ जाएगा? अपनी कहाँ मातृभूमि में जाएगा? तो आएगा, कहाँ जाएगा? और ठीक है कि हमारे बच्चा अपनी माँ के पास ही तो आएगा। आएगा। बिल्कुल ठीक कहा और आपने। ये परिस्थिति ऐसी है कि यदि बच्चा आया है तो वो, अब उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? सहयोग का दृष्टिकोण होना चाहिए। वो आया है तो किन्हीं परिस्थितियों के कारण भगवान ने उनको भेज दिया है, और जो काम दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती थी, वो ताकत भगवान वैसे ने करके दे दी। और इस कोरोना की वैसे परिस्थिति में वो लौट के आ गए। वैसे जी, वैसे थोड़ा कष्ट दे रहा हूँ, आपका हाथ कैमरे में आ रहा है। आपका हाथ कैमरे अच्छा, में आ रहा है। हाँ, अब आ रहा। ठीक ठीक। हाँ जी, अब हो गया। हाँ हाँ, ठीक है। जी, जी बिल्कुल। तो करिए। वो लोग जो लौट जो के आए हैं, उनके हाँ जी। प्रति हमारा सहयोगी भाव रहना चाहिए। उनको उनको जो है सहयोग किया जाना चाहिए। क्या संभव है, क्या आगे वो रोजगार, क्या है कि हमारे जो पहाड़ में एक मैं आपको एक समस्या बताऊं कि जैसे कोई आता है बाहर से तो नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते करने के साथ ही दूसरा प्रश्न होता है कब आए, और तीसरा प्रश्न कब होता है आए? कि कब जाएंगे। कब जाएंगे? हाँ, कब आए सही और कहा कब आपने। जाएंगे। हाँ, ये प्रश्न जो है ना रुकने चाहिए। कब आए ये तो ठीक है, पर कब जाएंगे माने नहीं जाएंगे, क्यों जाएंगे? यहीं रहेंगे और यहीं रह करके अपने स्वरोजगार के माध्यम से अपने पैरों पर खड़े होंगे। पढ़ाई किसी ने छोड़ रखी, वो पढ़ाई पूरी करे, जिसको स्वरोजगार का काम करना। अभी मेरी बहुत सारे नौजवानों से बातचीत हो रही है, वो लोग कह रहे हैं हम करेंगे, लेकिन गांव के लोग जो है हमें दुत्कार रहे हैं, हमें हमारे प्रति जो है उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। वो हमारे को हमको पानी तक नहीं पिलाने के लिए राजी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमको जो है सहयोगी भाव रहना चाहिए, मैं ये निवेदन करूंगा। जी जोशी। जी भाई साहब, एक अभी जो गृह मंत्रालय का एक बड़ा फैसला आया है, जिसमें जी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की जो कैंटीन में सिर्फ स्वदेशी उत्पाद की बिक्री होगी। और जी आज गृह मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है कि सभी केंद्रीय सशस्त्र बल जो सीआरपीएफ है, उन सब की जो सिर्फ उसको कैंटीनों में केवल स्वदेशी सामान ही बिक्री होगी, जो 1 जून 2020 से देश भर की सभी सीआरपीएफ कैंटीन में लागू हो जाएगा। इससे लगभग 10,000 सीआरपीएफ कर्मियों को, उसमें जो उनके परिवार जनन है, 10,000 जो सीआरपीएफ जो कर्मी है, उनके 50 लाख परिजनों को स्वदेशी उपयोग करने को मिलेगा और उनको उसमें कार्य भी मिलेगा। जी, जो बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छा निर्णय है। और जैसा हाँ कि जी आप भाई।
जैसे कि अभी आपने बताया कि जो हमारे प्रवासी लोगों को है, ये बहुत अच्छी बात है। पहले हमें सोचना पड़ेगा जो प्रवासी लोग हैं इनको हम सहयोग की दृष्टि से देखें, और आपका तो हाँ विशेष हो रहा है कि सहयोग और स्वावलंबन। तो हाँ मैं जी आपसे आग्रह करूंगा, आप बड़े ज्येष्ठ जी। और श्रेष्ठ और सम्मानित लोग हैं, और आपका जो उत्तरांचल उत्थान परिषद लोगों के बिल्कुल घर तक पहुंचा हुआ है। तो आपसे आग्रह करूंगा, लोगों को एक संदेश दें इन प्रवासी भारतीयों के लिए, और जी प्रवासी भारतीयों को भी संदेश मैं अपने प्रवासी पंचायत और उत्तरांचल उत्थान परिषद इस माध्यम से अपने प्रवासी जनों से निवेदन करूंगा कि वे उत्तराखंड के विकास में और अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तत्पर हो जाएं। सरकारों का सहयोग जरूर लें, लेकिन सरकारों की निर्भरता वाला जो हमारा चिंतन है उससे हम मुक्ति पाएं। हम सहयोग के साथ साथ समाज का भी लेंगे सहयोग और सरकारों का भी लेंगे। सरकारों के सहयोग से हम बड़ा काम कर पाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे निराश होने की आवश्यकता नहीं। मैं अपने सरकार के और प्रयासों की भी प्रशंसा करूंगा। हमारे प्रदेश की सरकार ने अभी एक मुख्यमंत्री स्वरोजगार स्कीम चलाई है, जो प्रवासी युवकों के लिए उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए कुछ योजनाएं उन्होंने प्रस्तावित की हैं, उस पर काम शुरू हो गया है। सरकार ने उन प्रवासियों को अपने घरों तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा अभियान चलाया, प्रशंसनीय है, जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम है। लेकिन मैं इनसे आग्रह करूंगा, अपने इन बच्चों से, हमारे जो युवा लौट करके आए हैं, इनसे कहूंगा कि आप बिना किसी विलंब किए, बिना किसी देर किए हुए और निरंतर आज से ही आप अपने उस रणनीति को बनाना शुरू कर लीजिए कि हमने आते ही, ये समय बहुत अच्छा है, अब गांव में बहुत सारी समस्याएं हैं। आप बोलेंगे यहाँ पर बंदर बहुत हैं, भालू है, साई है, दुनिया भर के नुकसान होते हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसी फसल लगाएं जिस फसल का वहां भविष्य नहीं है। आप नकदी फसलों की तरफ जाइए, आप ऐसी फसल को चुनिए जिस फसल को जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते। अनेक जड़ी बूटी की कृषिकरण की बात हो सकती है, विभिन्न प्रकार के ऐसे फलोद्यान हो सकते हैं, और भी जो सामाजिक सहकारिता के माध्यम से बहुत सारे काम होते थे, उन सारे सहकारिता के कामों को हमको आगे बढ़ाना चाहिए। सरकार को भी चाहिए कि भाई जो छोटी छोटी बिखरी हुई जोतें हैं, उन जोतों को हम संगठित करने का क्या प्रयास क्या कर सकते हैं। क्या हम चकबंदी लागू कर सकते हैं? यदि चकबंदी लागू नहीं कर सकते हैं तो चकबंदी को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। क्या हम गांव गांव में छोटी छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से जो बंजर खेत हैं, उन खेतों को आबाद कर सकते हैं। एक किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने एक सुझाव दिया था कि जो खेत बरसों से बंजर हैं और जिन लोगों ने छोड़ करके वो लोग चले गए, कोई दिल्ली बम्बई चले गए, लौट करके नहीं आते, उनके नाम पर वो खेत हैं, लेकिन आप उसमें काम नहीं कर सकते, तो क्या हम उनको, उन प्रवासियों को इस कार्य के लिए उनसे आग्रह कर सकते हैं, या एक नोटिस दे सकते हैं क्या कि यदि आप लौट के नहीं आएंगे इतने दिन तक, अगर आपने खेतों की चिंता नहीं करेंगे तो ये खेत सरकार जो है किसी दूसरे को और जरूरतमंद को आवंटित कर देगी। इस प्रकार का प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर के ये हमारे जो बंजर खेत हैं, जो हमारे और कृषि का क्षेत्र है, ये जो हमारे नौजवान हैं जिनके सामने बिल्कुल तुरंत और परिस्थिति यह है कि रोजी रोटी का भी प्रश्न है। अभी तक तो हम लोग शहरों में थे, तो शहरों में हमको जो है भोजन की भी व्यवस्था, सरकार, स्वयंसेवी संस्थाएं। अब हिमालय का आदमी हिमालय जैसा ही खड़खड़ा होता है, वो बड़ा स्वाभिमानी होता है, उसका हाथ भी नहीं फैला सकता, ये भी नहीं कह सकता कि मैं भूखा हूँ, लेकिन भूखा है। तो उस परिस्थिति में सामाजिक सहयोग के माध्यम से मिलजुल करके हम सब लोग उन लोगों की सहायता करेंगे, और किसी भी बंधु को दोबारा नीचे उतरने की आवश्यकता नहीं है। आप यही, न दैन्यम न पलायनम, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन को कि न तो दीनता दिखाने की आवश्यकता है और न भागने की आवश्यकता है। अब इसी भूमि में और इसी क्षेत्र के अंदर और इसी स्थल पर अपने पराक्रम और पुरुषार्थ को दिखाने की आवश्यकता है। उत्तराखंड निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, और निश्चित रूप से जैसा उत्तरांचल उत्थान परिषद चाहती थी उस परिस्थिति के अनुसार, केवल ये कोरोना का जो दृश्य आया, ये थोड़ा सा संकटग्रस्त दृश्य है, लेकिन जैसा हम लोग गांव की ओर, मेरा गांव में नहीं पूरे देश के अंदर जागृत होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हमारा एक और छोटा सा आग्रह है अपने ग्रामवासी भाइयों से कि आप अभी तो
जो स्वास्थ्य की जो के दिशा निर्देश हैं उनका आप पालन करिए, लेकिन ये देवभूमि है। आप अपने हर गांव के अंदर एक एक ग्रामोत्सव आयोजन करने की योजना बनाइए और ग्रामोत्सवों के माध्यम से आप अपने समाज को, क्योंकि हम देवभूमि के रहने वाले लोग हैं, यहाँ देवताओं का एक अलग ही साम्राज्य है। यहाँ कानून उतना नहीं चलता जितना देवताओं का साम्राज्य चलता है। देवताओं के साम्राज्य का ख्याल करते हुए देवभूमि के अंदर हम ग्रामोत्सवों की परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे और ग्रामोत्सवों की परंपराओं के साथ साथ हम ग्राम विकास गोष्ठियां और ग्राम के विकास में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका और उस भूमिका में उसका योगदान, इसको अगर हम शामिल करते हुए चलेंगे तो हमारा यह जो गांव है निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। उत्तराखंड निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। मैंने पहले भी कहा कि सरकारों के भरोसे विकास नहीं होगा, सरकारों के सहयोग से विकास होगा, लेकिन अगर भरोसा है तो समाज का ज्यादा स्थिर रहता है। उस स्थिरता को आगे बढ़ाते हुए हम अपने गांव को समृद्ध और स्वाभिमानी और सहयोगी गांव के रूप में विकसित करें। उत्तरांचल उत्थान परिषद क्योंकि मूलतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का ही एक संगठन है, तो हम स्वाभाविक रूप से हम सभी लोग स्वदेशी के पोषक हैं और स्वदेशी भावनाओं का कोई बल देते हैं। हम चाहते हैं कि यह जो हमारा उत्तराखंड है, देवभूमि भी है, पूरे देश के लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इस भूमि पर आते हैं। तो यहाँ पर निश्चित रूप से स्वदेशी, यहाँ की जो आध्यात्मिकता है, यहाँ का जो भारतीयता है, ये यहाँ के जीवन और प्रत्येक आचरण में दिखना चाहिए। इसलिए मैं उत्तरांचल उत्थान परिषद के माध्यम से ये और अपने प्रदेश के लोगों से निवेदन करूंगा कि उत्तराखंड ये अन्य प्रदेशों से भिन्न प्रकार का एक विश्व धरोहर है। उत्तराखंड विश्व धरोहर है, इसलिए यहाँ गंगा है, गंगोत्री है, गौ माता है और गंगा माता है और सबसे बड़ी बात है बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, बैजनाथ धाम है। हमारे पास क्या नहीं है? तो उन सारी चीजों को समेटते हुए हम अपने स्वदेशी के अभियान को आगे बढ़ाएं। उत्तरांचल उत्थान परिषद ने एक ग्राम श्री करके एक स्कीम हम लोगों ने शुरू की है, एक योजना बनाई है। ग्राम श्री का मतलब जो हमारे उत्तराखंड के उत्पाद हैं, कृषि उत्पाद हैं या अन्य उत्पाद हैं, उन उत्पादों को भी हम स्टॉल के माध्यम से नगरों में, महानगरों में, प्रवासियों के बीच में जाकर के उनको पहुंचाना और जैविक कृषि का जो अन्न है उसका प्रचार प्रसार करना। तो ये जो हमारे युवा हैं जो अभी लौट करके गए हैं, उसको वो भी अपने इस अभियान को इसको शामिल कर सकते हैं। जैविक कृषि के अन्न का उत्पादन, जैविक फसलों का उत्पादन, नकदी फसलों का उत्पादन, और ये भी एक हमारा स्वदेशी का ही एक अभियान होगा कि हम स्थानीय उत्पादों को जितना प्रचारित प्रसारित करेंगे, यहाँ पर रोजगार का सृजन होगा, हमें जो विपणन की समस्या रहती है उसका भी समाधान होगा और उत्तराखंड निश्चित रूप से एक आत्मनिर्भर राज्य के रूप में विकसित होगा और हमारी राष्ट्रीयता का भी बल मिलेगा। तो मित्रों, जैसा कि आपने देखा, आज हमारे बीच बड़े श्रेष्ठ, बड़े गुणीजन उत्तरांचल उत्थान जो परिषद के महामंत्री, जो प्रदेश के महामंत्री हैं, राम प्रकाश जी थे। और आज हमने विस्तृत रूप से जाना कि जो उत्तरांचल उत्थान परिषद है, सामाजिक सहयोग से ग्राम विकास की रचनात्मक स्वयं में कार्य कर रहा है। उन्होंने इतना बेहतरीन तरीके से बताया कि जो हमारी मातृभूमि है, जो हम छोड़ के गए थे, आज स्थिति उसकी जर्जर हो चुकी है। तो आप लोग जितने प्रवासी उत्तराखंडी है, बाहर से बड़े अनुभव लेके आए, नई चीजें देख के आए, उसका इम्प्लीमेंटेशन अपने वहां करें। उसका जितना आपने चीजें सीख रखी हूँ, रचनात्मक कार्य यहाँ डालें। आपके द्वारा बताया गया माँ गंगोत्री, माँ गंगा यहाँ से आती है, ये आपके द्वारा बताया गया। आपके द्वारा बताया गया ग्राम सी एक योजना है। देखिए, भारत सरकार की एक योजना आज पारित हुई और आप स्वयं पूर्व से वो कार्य कर रहे हैं। तो ये आप में एक बड़ा श्रेष्ठ और शिरोधार्य कार्य है। तो मैं आपसे उम्मीद ही नहीं, अपेक्षा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि जो उत्तरांचल उत्थान परिषद है, ये अपने आप में ऐसे कार्य कर रहा है और ये इसका जो मेन कार्य है, यहाँ की धरातल में लोगों को जोड़ने का कार्य है, यहाँ के लोगों को प्रेरित करना है, उनके कार्य के लिए, इस भूमि में लाने के लिए। जैसे आपके द्वारा बताया गया कि ये बाहर जाके प्रवासी भारतीयों के साथ वार्ता करते हैं, उनको प्रदेश में वापस लेने के लिए। और उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी समस्या है वो पलायन की समस्या है, और पलायन की समस्या इतनी बढ़ चढ़ के चल रही है। आपके द्वारा बताया गया कि 4 ही ऐसे जिले हैं जहां मुख्य तौर पर कार्य किया जा रहा है। वो भी उसका कारण है कि वो प्रदेश, वो जो जिले हैं वो
तराई के जिले हैं, पहाड़ी जिला पूरी तरह के तरीके से खाली होता जा रहा है। तो आपके द्वारा नियत ये कार्य किया जा रहा है कि जो प्रवासी जो उत्तराखंडी है उनके बीच में बैठ के मीटिंग करके आपको लाया जा रहा है। आप आज वंदनीय है, आप श्रेष्ठ हैं, आपको इंडिया पोस्ट सत नमन करता है और उम्मीद की लोगों से अपेक्षा करता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को पहुंचाएं, ताकि लोग इनकी द्वारा किए गए कार्यों से प्रेरित हों और लोगों को पता लग सके उत्तरांचल उत्थान परिषद क्या क्या कार्य कर रहा है। धन्यवाद।